हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, करदम सरी गारंटी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ 12th ज्योग्राफी की बुक सेकंड, भारत लोक और अर्थव्यवस्था का चैप्टर 3, भू संसाधन और कृषि, जो बेस्ड है सीबीएसई और एनसीईआरटी। इसके जो मेन टॉपिक्स है उनको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा और आपको ये समझाऊंगा, बताऊंगा कि इस पार्ट को हम किस तरह से तैयार करके पेपर में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब तो मैं मेन टॉपिक की बात करता हूँ। नंबर 1, भू संसाधन क्या है, इसके सामान्य भू उपयोग क्या हैं। भू का मतलब जमीन है या पृथ्वी है, ठीक है। तो और कोई भी संसाधन के रूप में माना जाता है। तो नंबर 2 है भू उपयोग का वर्गीकरण। तीसरा, भारत में भू उपयोग परिवर्तन। नेक्स्ट है साझा संपत्ति संसाधन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है साझा संपत्ति संसाधन, इसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट है भारत में कृषि भू उपयोग और भारत में फसल ऋतुएं कौन कौन सी हैं, कृषि के प्रकार क्या हैं, प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं और उनकी उत्पादन की भौगोलिक दशाएं और वितरण कहाँ कहाँ पे है हमारे देश में, तो इसके बारे में बात की जाएगी। और नेक्स्ट टॉपिक है भारत में कृषि विकास कैसे हुआ, पहले क्या था और आज़ादी के बाद भारत का कृषि विकास किस तरह से हुआ। नेक्स्ट है कृषि उत्पादन में वृद्धि और प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, और भारतीय कृषि की समस्याएं, जो भारतीय कृषि की समस्याएं वही कृषकों की या किसानों की समस्याएं हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह से भी ये कंप्लीट करने हैं सारे। तो अब मैं टॉपिक वाइज आपको ये क्लियर करता चलूँगा। जैसे है भू संसाधन सामान्य भू उपयोग, पहला वाला टॉपिक है हमारा, या भूमि का महत्व, एक ही बात है। तो आप जो है इसको, जो हम अगर बात करें ज़मीन की या भूमि की, तो मनुष्य भूमि को कई तरह से इस्तेमाल करता है, उसका यूज करता है। जैसे फसल उत्पादन, स्वयं के रहने निवास के लिए, पशुओं के रहने के लिए और अन्य प्रकार के मनोरंजन कार्य, रोजमर्रा के कार्य, स्कूल बिल्डिंग जो भी है हमारी, उन संसाधन के रूप में मनुष्य इस्तेमाल करता है। दूसरा, जो भू संसाधन यानी जमीन का जो इस्तेमाल है के द्वारा ही मनुष्य की अन्य प्राकृतिक संसाधनों, जैसे नदियों के जल हैं, जो नदियां हैं वो भी तो ज़मीन पे ही बनी हुई हैं, पृथ्वी पर बनी हुई हैं, और उनके उत्पाद की प्राप्ति जो है भू संसाधन से ही प्राप्त होती है, जमीन से प्राप्त होती है। थर्ड पॉइंट है भू संसाधन के इतने अधिक महत्वपूर्ण होने के कारण इसके उपयोग और समस्याओं को समझना और समस्याओं का निवारण करना और उनके उपायों को जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए जो है भू संसाधन हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है भाई। तो आप समझोगे भू संसाधन क्या है, यानी जमीन जो है रिसोर्सेज के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, आप अपने महत्वपूर्ण घटक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है, भू संसाधन है। अब है नेक्स्ट टॉपिक, भू उपयोग वर्गीकरण। अब इसका जमीन का उपयोग हम वर्गीकरण करते हैं कि किस किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं और किस किस तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो इसका जो रिकॉर्ड है उस डिपार्टमेंट का नाम है भू राजस्व विभाग, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट बोलते हैं इसको, भू राजस्व विभाग। उस और किस आधार पर ये बताया जाएगा कि ज़मीन जो है वो किस तरह की है या कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है एक सर्वे किया जाता है, उस सर्वे के आधार पर भौगोलिक क्षेत्रों को बताता है। वो डिपार्टमेंट है भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, ठीक है। और जो रिकॉर्ड रखता है उस डिपार्टमेंट नाम मैंने बताया दिया आपको, भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग के रिकॉर्ड द्वारा अपनाएगा भू उपयोग वर्गीकरण, वो किस किस तरह से है। ये बुक में एक बॉक्स भी है, उसमें आप देख सकते हो, वो फिर बता देता हूँ। नंबर 1 है वनों के अधीन क्षेत्र, यानी फॉरेस्ट कौन कौन से हैं।
एक्चुअल में जहाँ वन लगे हैं एक तो वो क्षेत्र है, लेकिन असल में रिकॉर्ड में वो क्षेत्र वो ज़्यादा भी हो सकता है। वहाँ पे हो सकता है कुछ और काम हो गया हो, कोई फैक्ट्री बन गई हो, कोई सड़क निकल गई हो, या कोई स्कूल बन गया हो, अस्पताल बन गया हो, कोई और काम होगा, या कोई बसावट होगी हो, कोई बस्ती बस गई हो, लेकिन वो भी वनों का अधीन क्षेत्र है। तो इस एक दिए है। दूसरा जो है बंजर व व्यर्थ भूमि। कौन कौन सी हो सकती है? यानी कि बैरन एंड वेस्टलैंड बोलते हैं इसको। जो भूमि टेक्नोलॉजी से भी, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी या साइंस से भी उपजाऊ या कृषि योग्य ना हो सके, उसको हम जो है बंजर या व्यर्थ भूमि या बेकार भूमि कहेंगे या बैरन कहेंगे। जैसे बंजर पहाड़ी भूमि, दूसरा मरुस्थल जो हैं या गहरे गहरे खड्डे हैं जहाँ पे खेती नहीं की जा सकती, तो वो जो है बंजर या व्यर्थ भूमि कहलाएगी। नेक्स्ट है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, यानी कि लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज, यानी कि ऐसी जमीन जो खेती में प्रयोग नहीं होती, कृषि में प्रयोग नहीं होती और उनके अलावा और काम प्रयोग होती है, तो उसे कहेंगे गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त होने वाली या प्रयोग होने वाली भूमि। ग्रामीण या शहरी बस्तियां वहाँ हो, या इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ हो, सड़कें, पुल हैं, नहर है, या कोई और है, या फैक्ट्रियां हो, या दुकान हो, स्कूल हो, ये हो सकते हैं। ये जो ज़मीन है, खेती ज़मीन है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो कारण क्या है कि सेकंड और थर्ड एक्टिविटी में ये जो है ऐसी ज़मीन जो बढ़ती जाती है, यानी गैर कृषि कार्यों के लिए ज़मीन बढ़ जाती है जब हम सेकंड और थर्ड एक्टिविटी में ज़्यादा करते हैं। और इंडिया जैसे देश में जो विकासशील देश हैं उनमें ये संभव भी है। नेक्स्ट है स्थायी चारागाह क्षेत्र या परमानेंट पास्चर्स। ये ज़्यादातर गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं या ग्राम पंचायत के अंडर में होते हैं। केवल बहुत थोड़ा भाग, छोटा मोटा भाग जो है प्राइवेट जो मालिक हैं उनके अंडर में हो सकता है। जो ग्राम पंचायत के अंडर में या गवर्नमेंट के अंडर में जो भूमि होती है उसे हम साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं। साझा संपत्ति संसाधन कहते हैं, यानी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या CPRs भी कहा जाता है। पेपर में ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि पेपर में साझा संपत्ति संसाधन ही लिखा हुआ है, वहाँ पे कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज लिखा सकता है या खाली CPRs भी लिखा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम जो साझा संपत्ति संसाधन की बात कर रहे हैं, असल में साझा संपत्ति संसाधन उन्हें कहते हैं जिनको हम मिल बांट कर सभी यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारा विभिन्न प्रकार के फलदार वृक्ष और उद्यान वाली भूमि। ये ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है और नॉट रियल क्रॉप एरिया होता है, यानी कि असल में जो खेती है वो खेती नहीं होती। वहाँ पे जो है फलों के वृक्ष लगा देंगे, यानी कि बाग लगा देंगे या फल फूल लगा देंगे। तो ऐसी खेती को वो जो है उसको हम विभिन्न प्रकार की फलदार वृक्ष या उद्यान वाली भूमि कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कौन सी है? कृषि योग्य तो है लेकिन बेकार पड़ी है, ऐसी भूमि को क्या कहें? कौन सी है? जो भूमि पिछले 5 साल से ज़्यादा, कम से कम 5 साल हो, 5 साल से ज़्यादा नहीं बोई गई है, मतलब कोई फसल उसमें नहीं करी गई है, लेकिन वो ज़मीन जो है टेक्नोलॉजी से कृषि योग्य बनाई जा सकती है। खेती हो नहीं रही है लेकिन हो सकती है, ऐसी भूमि कहेंगे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। नेक्स्ट हमारा वर्तमान प्रतिभूमि। वर्तमान प्रतिभूमि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्तमान प्रतिभूमि किसे कहेंगे? जो एक साल से का गैप या एक फसल का गैप हो गया हो, उसमें खेती ना हुई हो। ज़्यादातर किसान इस काम को करते थे पहले, आजकल नहीं करते हैं। लगातार खेती करने से ज़मीन की उर्वरकता वो कम हो जाती है और उसकी ज़मीन की पौष्टिकता भी कम हो जाती है, फसल कम होती है। जितनी हो सकती है हो सकता उत्पादन उतना नहीं हो पाता। तो ऐसी ज़मीन को वर्तमान प्रतिभूमि कहते हैं। नेक्स्ट है पुरातन प्रतिभूमि। पुरातन प्रतिभूमि का मतलब है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कि जो 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल के बीच, 5 साल से कम, 1 साल ज़्यादा और 5 साल के बीच तक कोई खेती उस पर कृषि नहीं हुई है, उसे बेकार भूमि हम मानते हैं। ठीक है भाई। इससे नेक्स्ट है निवल बोया क्षेत्र या नेट। जो नेट है बिल्कुल बोया क्षेत्र,
जिस पर एक्चुअल में फसलें बोई और काटी जाती हैं वो निवल बोया क्षेत्र कहलाता है। जैसे मान लिया हमारे पास ज़मीन तो मान लिया हमारे पास 1000 मीटर है, लेकिन 1000 मीटर में हम खेती नहीं कर रहे, बल्कि 1000 मीटर में हमने पेड़ भी लगाए हुए हैं। हमने उसे पानी निकालने के लिए, जिसे बड़ा बोलते हैं, नाली बोलते हैं, वो भी निकाला हुआ है, या हमने उसमें अपना कुआं है या ट्यूबवेल है या कोई मकान है छोटा मोटा वो बना रखा है। तो ज़मीन तो हमारे पास खेती की 1000 गज है, 1000 मीटर है, लेकिन वो असल में खेती तो हम उससे कम पे कर रहे हैं। जो वो निकली ज़मीन एक्चुअल में, तो वो कहलाएगी निवल बोया क्षेत्र या नेट बोया क्षेत्र। ठीक है भाई। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक ऐसा आ गया भारत में भू उपयोग परिवर्तन। भारत में भू उपयोग परिवर्तन यानी कि भारत में हम जमीन को किस प्रकार से चेंज कर लेते हैं, कैसे करते हैं। तो ये टॉपिक है। क्वेश्चन में आता है किसी क्षेत्र में भू उपयोग परिवर्तन अधिकतर वहाँ की आर्थिक क्रियाओं, सेकंड व थर्ड एक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जब भी जमीन का उपयोग या लैंड यूज चेंज होगा तो उसके जो कारण है वो सेकंड या थर्ड एक्टिविटी होगी। कि अगर वहाँ ज़्यादा हो रही है तो ज़मीन का जो एक्टिविटी है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि उसकी जो लैंड यूज है वो चेंज हो जाएगा। भारत में भूपयोग को प्रभावित करने वाले मुख्य परिवर्तन अर्थव्यवस्था के आधार पर हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है भाई। तो जैसे नंबर 1 अर्थव्यवस्था का आकार, बढ़ती जनसंख्या, बदलता आय स्तर यानी इनकम लेवल और टेक्नोलॉजी आदि बढ़ने से भूमि का उपयोग चेंज हो जाता है। जैसे जैसे हमारी ज़मीन है हमारे पास, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमें उनके लिए मकान चाहिए, स्कूल चाहिए और चाहिए, या इनकम लेवल ज़्यादा बढ़ गया है तो उसके लिए भी हमें और भी बहुत सारी काम करने पड़ते हैं ज़मीन में। तो जब अर्थव्यवस्था का आकार चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ज़मीन का उपयोग चेंज हो जाएगा, लैंड यूज चेंज हो जाएगा। नंबर 2 अर्थव्यवस्था की संरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम सेकंड और थर्ड सेक्टर में फर्स्ट सेक्टर के मुकाबले में तेज़ी से वृद्धि होती है या करते हैं तो ज़मीन का उपयोग या लैंड यूज चेंज हो जाता है। भारत जैसे विकासशील देश में यह ज़्यादा पॉसिबल है और इसीलिए शहरों के आसपास के जो क्षेत्र हैं या भूमि है वो उनका उपयोग तेज़ी से बदल रहा है। नेक्स्ट है इसका थर्ड पॉइंट है अर्थव्यवस्था में कृषि योगदान कम होना। आप जानते ही हो कि समय के साथ साथ कृषि का योगदान वो कम हो जाता है। ये जब परिवार बढ़ गया लेकिन उनकी ज़मीन उतनी की उतनी है, और परिवार बढ़ गया तो उनका जो खर्चा है या परिवार का जो खर्चा है वो चलाना उतनी ही ज़मीन है पॉसिबल नहीं है। जैसे पहले मान लिया अगर एक परिवार में एक ही व्यक्ति था, वो उसके लिए ज़मीन थोड़ी भी काम कर रही थी, लेकिन जब उसके और बच्चे हो गए तो उनको ज़मीन चाहिए, खर्चे बढ़ गए, फिर उसके बाद और, तो वो ज़मीन जो है उतनी कामयाब नहीं होती, कृषि उतनी कामयाब नहीं होती, अर्थव्यवस्था में उतना योगदान नहीं दे पाती। ज़मीन वहीं रहने या घटने से या परिवार बढ़ने से अर्थव्यवस्था में कृषि योगदान कम हो जाता है। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया, साझा संपत्ति संसाधन, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज या CPRs। भूमि के मालिकाना हक या स्वामित्व के आधार पर हम इसे 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 निजी भू संपत्ति और दूसरा है साझा संपत्ति संसाधन। जो निजी भू संपत्ति है ये तो आप समझ गए होंगे, इसके मालिक जो हैं उनका जो हक है वो जिस ज़मीन पर होता है या एक ही परिवार का हक है, तो उसको, उस ज़मीन को या उस भूमि को हम कहेंगे निजी भू संपत्ति। इस पर केवल एक ही मालिक का या एक ही परिवार का हक होएगा, उसे हम निजी भू संपत्ति कहेंगे। सेकंड है जो मैंने बताया जो इम्पोर्टेंट है, साझा संपत्ति संसाधन। ये गवर्नमेंट के या ग्राम पंचायत के अधीन साझे उपयोग हेतु हैं। इससे विशेषताएं क्या क्या हैं? नंबर 1 पशुओं के लिए चारा, घरेलू उपयोग हेतु ईंधन, लकड़ी, वन उत्पाद इत्यादि साझा संपत्ति में आते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग या भूमिहीन व्यक्ति का जीवन यापन इससे आसानी से हो जाता है और पशुपालन से आजीविका भी चल जाती है, साथ में पशु भी पाल सकते हैं। नेक्स्ट है इसका महिलाओं के लिए ग्रामीण इलाकों में मोस्टली चारा लाना
या ईंधन की लकड़ी इकट्ठा करना ज़्यादा काम उन्हीं का माना जाता है, तो उनके लिए अब ये आसान व सुलभ हो जाता है। उन्हें किसी खेत में जाना नहीं पड़ता, वे हक से वहाँ जा सकते हैं। नेक्स्ट है, इसमें सामुदायिक वन, चारागाह, ग्रामीण जल क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र इसके साझा संपत्ति के संसाधन के उदाहरण हैं। इसका नेक्स्ट टॉपिक है, भारत में कृषि भूपयोग या भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व क्या है। आप जानते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का अत्यधिक महत्व है। पॉइंट वाइज बता रहा हूं मैं। देश की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग 80% भाग खेती पर डिपेंड है या कृषि है। नेक्स्ट पॉइंट, देश के कुल राष्ट्रीय उत्पाद या जीडीपी में लगभग 30% योगदान कृषि का ही है। नेक्स्ट है, देश के कई कृषि प्रधान उद्योगों को कच्चा माल कृषि से मिलता है, जैसे जूट उद्योग है, चीनी उद्योग है, कपड़ा उद्योग है और भी बहुत सारे उद्योग हैं जो केवल कृषि पे ही डिपेंड करते हैं, कृषि उत्पाद पर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट है, पशुओं को चारा जो है कृषि से मिलता है, इसलिए जो भी पशुओं पर आधारित उद्योग हैं वो सारे कृषि पर ही डिपेंड है। जो जैसे डेयरी उद्योग है वो इसी पे ही डिपेंड है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है कृषि, इसलिए जो कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला ही नहीं बल्कि जीवन यापन की विधि भी है। इससे जो है बहुत से ज़्यादातर लोगों का भारत में जो जीवन यापन हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा भारत में फसल ऋतुएं। ये बुक में बॉक्स भी है, आप उसमें देख सकते हो। फिर मैं बता देता हूँ, भारत में 3 कृषि ऋतुएं होती हैं। नंबर 1 खरीफ ऋतु, नंबर 2 रबी और नंबर 3 जायद। नंबर 1 खरीफ ऋतु। खरीफ ऋतु जो है वो जून से सितंबर तक होती है इसका समय, और दक्षिण पश्चिम मानसून से के ऊपर डिपेंड करती है, इस संबंधित है। उसमें प्रमुख फसलें चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार, अरहर, तूर और मूंगफली है। नंबर 2 रबी ऋतु, या ये शरद ऋतु भी कहते हैं, सर्दियों में होती है, अक्टूबर से मार्च तक होती है ये। इसकी प्रमुख फसलें हैं गेहूँ, चना, तोरई, जौ, सरसों, ये इसकी मुख्य फसलें हैं। और जायद ऋतु नेक्स्ट है, जायद ऋतु या इसे ग्रीष्मकालीन या अल्पकालीन ऋतु भी कहते हैं, यानी कि बहुत थोड़े समय के लिए की जाती है। ये रबी की कटाई के बाद और खरीफ की फसल से पहले उसमें की जाती है। ये मोस्टली अप्रैल से जून तक होती है। इसमें प्रमुख फसलें तरबूज, खीरा, सब्जियां और चारा की फसलें हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, भारत की प्रमुख फसलों के बारे में बात करें या कुछ खाद्यान्न फसलों के बारे में बात करेंगे। हालांकि आपके इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये, हालांकि पेपर में इसके बारे में ज़्यादा आता नहीं है और इसमें मैथ में आता है, लेकिन हाँ मैथ में आता फिर भी आपको ये जानना बेहद जरूरी है। अगर आता है तो आप लिख सकते हैं। ज़्यादातर आया था क्वेश्चन की भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें बताइए या 1-2 फसलों के बारे में पूछ लेता है, इसमें ज़्यादा है नहीं, लेकिन हाँ मैप में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप इसको मैप में प्रैक्टिस करेंगे कि कौन से राज्य भारत के हिसाब से भारत के कौन से राज्य ज़्यादा इन फसलों का उत्पादन करते हैं या टॉप स्टेट यानी कौन कौन से हैं, उसका आप जो प्रैक्टिस करेंगे। फिर ये बताता हूँ, जैसे नंबर 1 मैं गेहूँ की बात कर रहा हूँ। इसके लिए टेम्परेचर लगभग 21 डिग्री सेल्सियस चाहिए एवरेज, और वर्षा 50 से 70 सेंटीमीटर चाहिए। दोमट या काली मिट्टी होनी चाहिए। और ये जो है उत्पादक राज्य हैं इसके पंजाब और हरियाणा, यूपी, एमपी और राजस्थान है। देश के कुल 14% भाग पर ये गेहूँ बोया जाता है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इसका टॉप स्टेट उत्तर प्रदेश या यूपी है। सबसे ज़्यादा गेहूँ जो है उत्तर प्रदेश में ही बोया जाता है, तो ध्यान रखेंगे आप उत्तर प्रदेश। और अगर वर्ल्ड की बात करें हम गेहूँ के मामले में तो चाइना सबसे टॉप है, इंडिया 2nd नंबर पे है, रसिया 3rd नंबर पे है, उसके बाद यूएसए और फ्रांस आते हैं। फिर उससे अब हम बात करें चाय की। नेक्स्ट चाय की बात कर रहे हैं। चाय जो जानते हो पेय पदार्थ है हमारा, और इसके लिए टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए लगभग। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु है। और इसमें जो टॉप स्टेट है इंडिया में वो असम है। ध्यान रखना, असम में सबसे अधिक चाय उत्पादन होता है।
और अगर वर्ल्ड की बात करें रैंकिंग में तो चाइना सबसे नंबर 1 है, फिर चाइना सबसे नंबर 1 है, फिर इंडिया, फिर केन्या, फिर श्रीलंका, टर्की और भी और देश हैं। नेक्स्ट हमारा कॉफ़ी या कहवा भी कहते हैं इसे, कहीं कॉफ़ी कहते हैं कहीं कहवा कहते हैं। तो इसके जो टेम्परेचर है ये भी हमारा पे बताता है। जो टेम्परेचर है वो 15 से 18 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और लाल व लेटराइट मिट्टी इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त है। इसमें इसकी जो 3 किस्में जो हैं, अरेबिका, रोबस्ता और लिबरेका, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ये 3 फसलें इंडिया में इसकी बोई जाती हैं या किसे बोई जाती हैं। और ये उत्पादक राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल हैं। और कर्नाटक इनमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादन करता है। इंडिया में जो अरेबिका है वो सबसे ज़्यादा पैदा की जाती है। अगर वर्ल्ड की बात करें तो रैंकिंग की, तो ब्राज़ील, वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया आदि देश हैं। और इंडिया में कर्नाटक सबसे ज़्यादा टॉप ये प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी या कहवा। नेक्स्ट हम चावल की बात करें। चावल ये भी प्रमुख खाद्यान्न है। गेहूँ और चावल प्रमुख खाद्यान्न फसल मानते हैं, ध्यान रखना। तो चावल है, टेम्परेचर इसके लिए लगभग 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। वर्षा 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मिट्टी दोमट या काली मिट्टी ज़्यादा उपयुक्त है इसके लिए। इसके जो उत्पादक राज्य हैं वो पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये राज्य हैं। और इसमें 3 किस्में चावल की या फसलें, ओस नाम है एक अमन और एक बोरो। ओस, अमन और बोरो 3 चावल की प्रमुख किस्में ये पश्चिम बंगाल में बोई जाती हैं और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फसलें हैं चावल की या किस्में हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में सबसे ज़्यादा जो है चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और वियतनाम। तो इसमें टॉप स्टेट जो इंडिया में है वो वेस्ट बंगाल है, जिसमें जहाँ 3 प्रकार की किस्में फसलें बोई जाती हैं, ओस, अमन और बोरो। तो टॉप स्टेट जो है हमारा इंडिया में वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है चावल के लिए भी। जो गन्ना है, गन्ना, कपास, जूट, रबर, ये और फसलें हैं, तो इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लोगे। इसके जो टॉप स्टेट है अगर इंडिया में देखा जाए तो यूपी है, और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ब्राज़ील है। कपास में टॉप स्टेट देखा जाए तो गुजरात है, और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो चाइना है। जूट जो है टॉप स्टेट में पश्चिम बंगाल है, और रबर जो है टॉप स्टेट में केरल है। ठीक है भाई। और जूट के लिए जो इंडिया है वर्ल्ड के हिसाब से भी इंडिया टॉप पे है। ठीक है भाई। और रबर के लिए थाईलैंड टॉप पे है। तो आप ये समझ गए। बाकी आप जो ये फसलों के बारे में जो डिटेल है वो किताब से पढ़ लेना, ज़्यादा इसमें आता नहीं है, तो इसलिए आप इसको ज़्यादा वीडियो में लेना सही नहीं है। तो इंडिया के जो मैप है ये इसके लिए, यानी कि इंडिया मैप के लिए ज़्यादा उपयोगी है और MCQ के लिए ज़्यादा उपयोगी है, तो आप इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका भारत में कृषि विकास या आज़ादी के बाद भारत में कृषि विकास की नीतियाँ। प्रश्न किस तरह से आ सकता है आप ही समझ लेना। आज़ादी से पहले क्या था कि हमारे देश में खेती जो बेहद दयनीय अवस्था में थी, बिल्कुल बेकार थी। किसानों का जो परिवार का पालन पोषण बेहद मुश्किल था। आज़ादी के बाद देश में सरकार का तात्कालिक उद्देश्य खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाना था, यानी खाने के जो क्रॉप्स हैं उनको बढ़ाना था, जिसके लिए बहुत सारे उपाय अपनाए गए। नंबर 1, व्यापारिक फसलों की जगह हमने खाद्यान्न फसलों को बढ़ावा दिया गया। नंबर 2, कृषि गहनता। कृषि गहनता का मतलब है प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में अधिक उत्पादन, यानी कम जमीन में ज़्यादा फसलें उगाना को हमने बढ़ावा दिया। नंबर 3, बेकार भूमि को कृषि योग्य में बदला गया। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने 1960 में 2 प्रोग्राम चलाए। एक है IADP का मतलब गहन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, और दूसरा है IAAP, इसका मतलब है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। 2 प्रोग्राम चला, IADP और IAAP। नंबर 5 है, नेक्स्ट है, यानी गेहूं और चावल के अधिक उपज देने वाले बीज भारत में लाए गए, जिनको HYV कहा गया, हाई यील्ड वैरायटी। अब अधिक उपज देने वाले बीज यानी कि कम जमीन पर भी ज़्यादा फसल ये पैदा करते हैं। रासायनिक उर्वरक का उपयोग और कीटनाशी का उपयोग बहुत ज़्यादा किया गया, और सिंचाई की सुविधाएं और आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया गया।
तो जिसको हम हरित क्रांति के नाम से भी जानते हैं, इससे हम खाद्यान्न में हम जो इंडिपेंडेंट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कृषि उत्पादन वृद्धि और प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी का विकास। ये जैसे अब पॉइंट बता रहा हूँ आप इसको, चावल और गेहूं के उत्पादन में प्रभावशाली वृद्धि हुई। दालें, जूट, मूंगफली का उत्पादन भी भारत में तेजी से बढ़ा। हरित क्रांति के बाद चावल गेहूं के मामले में हम बहुत ज़्यादा है, जब हमें बाहर मंगाना पड़ रहा था एक समय, और अब हम बाहर भेजते हैं, तो इतना ज़्यादा हमारा उत्पादन हुआ। सिंचाई के प्रसार ने देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा दे दिया। पहले मानसून पर डिपेंड थे, लेकिन अब सिंचाई की जो सुविधाएं हैं उनसे जो है तो बहुत ज़्यादा खेती हमारी बढ़ी। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जैसे बीजों की उत्तम किस्में, रासायनिक खाद, कीटनाशी व मशीनरी के प्रयोग के लिए आधार प्रदान किया, यानी कि बहुत ज़्यादा ये जो हमारी कृषि बढ़ी या कृषि उत्पादन बढ़ा, इन्होंने जो मतलब इसको बहुत मतलब बेस बना दिया खेती बढ़ाने के लिए। तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकी का प्रसार बहुत तेजी से हुआ। रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी खपत तेजी से बढ़ी, और भारत का किसान पोर्टल किसानों की हर तरह से मदद करता है। एक पोर्टल बना गया किसान पोर्टल के नाम से, तो किसानों की हर तरह से मदद करता है। जिस तरह की मदद चाहिए खेती के मामले में वो उनकी मदद करता है। हरित क्रांति ने भारत में खाद्यान्न की समस्या को समाप्त कर दिया पूरी तरह से। हरित क्रांति ने उन्नत बीज, उर्वरक, कीटनाशी, सिंचाई और ट्रैक्टर जैसी आधुनिक मशीनों का खुलकर प्रयोग करने के लिए इस्तेमाल हुआ, जिसे हरित क्रांति कहा गया। हालांकि हरित क्रांति से थोड़ा सी यह है कि जो ज़्यादा उर्वरक डालने से या ज़्यादा कीटनाशी डालने से खेतों में या ज़्यादा सिंचाई करने से खेतों की उर्वरकता थोड़ी सी कमज़ोर हुई, लेकिन खाद्यान्नों में हम बहुत ज़्यादा अब बाहर के लोगों को, बाहर के देशों को हम भेज रहे हैं, मंगा लेना किससे हम। तो ये सब हरित क्रांति की बदौलत है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि की समस्याएं क्या क्या हैं, या भारत की वही किसान जो कृषि समस्याएं वो किसानों की समस्याएं। जैसे अनियमित मानसून पर निर्भरता। मानसून का पता चलता है कि मानसून कब आएगा नहीं आएगा, तो पहले जो किसान जो है इसी पर डिपेंड थे, और आज भी बहुत सारे किसान इसी पर डिपेंड है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, अनियमित मानसून का आना या अनियमित मानसून पर निर्भर है। नंबर 2, निम्न उत्पादकता। अगर जमीन में, अगर खेती में कम उत्पादकता हो रही है तो किसानों की या कृषि की बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट है वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं या कर्जदार होना। जब खेती के लिए बीज खरीदना हो या खाद खरीदना हो तो किसानों के पास पैसा नहीं होता। कई बार ऐसा देखा गया है। तो उन कारणों से किसानों को, क्योंकि बैंकों से इजीली लोन नहीं मिल पाता, तो इसलिए वो साहूकार के कर्जदार हो जाते हैं और वो उसी में फिर उलझ जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारणों हो सकता है, या सूखा पड़ना या बाढ़ आना या किसी वजह से खेती का अच्छा ना होना, तो इस वजह से इस समस्या में किसान फंस जाते हैं। नेक्स्ट है भूमि सुधारों में कमी। भूमि सुधारों में कमी का मतलब है कि भूमि सुधारों का वो ठीक तरह से लागू नहीं किया गया, या कृषि भूमि का असमान वितरण भी इसकी बहुत बड़ी समस्या है। अंग्रेजों के समय में 3 भू राजस्व प्रणाली थी, या 3 जो है रेवेन्यू के या उन पर लगान के वो 3 सिस्टम थे, जैसे महालवाड़ी, रैयतवाड़ी और जमींदारी। इन्होंने किसानों का खूब शोषण किया, और इस शोषण के कारण जो किसान हैं वो बहुत ज़्यादा दयनीय अवस्था में पहुंच गए थे। नेक्स्ट है छोटे व विखंडित या बिखरे हुए खेत। किसानों के पास बहुत छोटे छोटे खेत हैं। सभी किसानों के पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती खेती की, उनके पास छोटे खेत हैं और अलग अलग जगह पे हैं। हालांकि चकबंदी से करने से ये थोड़ा फ़ायदा हुआ, लेकिन चकबंदी भी पूरे देश में लागू ढंग से नहीं हो पाई, तो इसलिए जो है वो किसान जो है इस वजह से थोड़े से अब भी वो दिक्कत में आते हैं। तो छोटे व विखंडित खेत या बिखरे खेत या दूर दूर खेत जो किसानों को सही तरह से उसको मैनेज नहीं कर पाते खेती को। नेक्स्ट है वाणिज्यीकरण का अभाव, यानी कि किसानों को कॉमर्शलाइजेशन की या व्यापार की जानकारी नहीं है, और उनको ये पता नहीं होता कि खेती कौन सी होनी चाहिए, किससे फ़ायदा है,
और कौन सी हमारी खेती कम समय में ज़्यादा पैसा देगी, तो उसको ना करके परंपरागत खेती में किसान आज भी लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है ये टॉपिक वाणिज्यिकरण का अभाव भी एक भारतीय कृषि की समस्या बन गया है। नेक्स्ट है व्यापक अल्प रोजगारी। किसानों का जो काम है या खेती का जो काम है वो पूरे साल नहीं होता, वो गैप आते रहते हैं। जैसे कई बार 4 महीने या 8 महीने तक अब गैप आया था खेती में बहुत सारे कारणों से, तो वो जो है ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। जबकि खर्चा तो लगातार परिवार का चल ही रहा है, तो वो जो है उसको जो है व्यापक अल्प रोजगारी वो जाती है। ज़्यादातर हमारे देश में ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है बेरोजगारी के लिए, कि इसमें जो थोड़े समय के लिए वो रोजगार में लगे होते हैं, ना कुछ और काम करते हैं, खेती भी करनी है और कुछ काम कर सकते हैं, तो खाली रहते हैं। नेक्स्ट है कृषि योग्य भूमि का निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब है कि कृषि की जो योग्य भूमि है वो लो स्टैंडर्डाइज हो गई है या उपजाऊपन उसमें नहीं रहा है। कारण उसका जैसे मैंने बताया हरित क्रांति से ज़्यादा उर्वरक का इस्तेमाल करना, ज़्यादा कीटनाशी का इस्तेमाल करना या ज़्यादा सिंचाई करना, तो उससे कृषि उपजाऊपन समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। होता क्या है, कैसे खत्म होता है, कृषि की भूमि में इसमें लवणता ज़्यादा बढ़ जाती है या क्षारता बढ़ जाती है, तो इससे ज़मीन क्या होती है, ज़मीन बंजर हो जाती है, बेकार हो जाती है और ज़मीन किसी काम की नहीं रह पाती। अब ये एक टॉपिक और आपका रहेगा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कृषि के प्रकार। बहुत छोटा सा टॉपिक है, कभी कभी आया था कई बार, या कई बार 1 नंबर में आता है, 3 नंबर में आ सकता है। तो कृषि के प्रकार को हम आर्द्रता या नमी के आधार पर या पानी के आधार पर हम कृषि को 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सिंचित कृषि और नंबर 2 वर्षा निर्भर कृषि। नंबर सिंचित कृषि क्या है, सिंचित कृषि को 2 भागों में बांट सकते हैं। सिंचित माने सिंचाई वाली कृषि, जहाँ सिंचाई करनी पड़ती है। नंबर 1 रक्षित सिंचाई कृषि। रक्षित सिंचाई कौन सी है, जिन फसलों को हम नष्ट होने से बचाने के लिए या जिससे खराब ना हो, जिनको कम जरूरत पड़ती है सिंचाई की, पानी की, तो उन्हें हम बचाते हैं। यानी कि फसलों को नष्ट होने से बचाने के लिए कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है, ऐसी खेती को हम रक्षित सिंचाई कृषि कहते हैं, जो सिंचित कृषि का भाग है। सिंचित कृषि का मतलब जिन पर सिंचाई की जाती है। दूसरा सिंचित कृषि का भाग है, पार्ट है उत्पादक सिंचाई कृषि। उत्पादक सिंचाई कृषि कौन सी है, वे कृषि जिनमें और ज़्यादा उसमें सिंचाई जरूरत है, ऐसी फसलें या चावल है, गन्ना है, वे फसलें ज़्यादा सिंचाई की डिमांड करती हैं, तो ज़्यादा पानी डिमांड करते हैं, ज़्यादातर पानी उनमें देना पड़ता है, तो उन्हें उत्पादक सिंचाई कृषि कहते हैं। दूसरा सिंचित कृषि का ये पार्ट है। नंबर 2 है वर्षा निर्भर कृषि। वर्षा निर्भर कृषि का एक नाम बारानी कृषि भी है, बारानी कृषि भी है। तो ये जो है पूर्ण रूप से मानसून पे, वर्षा पे डिपेंड है, ऐसी कृषि। ये कृषि को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो शुष्क भूमि कृषि और आर्द्र भूमि कृषि। तो आप ये समझ गए होंगे। तो ये जो है ये खत्म हो जाता है। कदम सरी गारंटी चैनल को आप जो है इसको सब्सक्राइब करो, इसे लाइक करो, शेयर करो।